बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्रोमेगली का बेटे हमारा टॉपिक है। ओके, एक्रोमेगली हमने खैर पहले कई बार डिस्कस किया है कि क्या कंडीशन होती है, कैसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक्सेस के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, और उसकी वजह से हमारी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है लिम्स की खास तौर पे। बच्चों के अंदर जब ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में प्रोड्यूस होता है तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और उस कंडीशन को हम कहते हैं जाइगैंटिज्म। जैसे नॉर्मली जाइंट से ये टर्म निकली है, जैसे जाइंट हम कहते हैं एक ऐसे बंदे को या इंडिविजुअल को जिसका बहुत हैवी बड़ा स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो उसी हिसाब से जाइगैंटिज्म हम इसको कहते हैं। एडल्ट्स में क्योंकि ये और भी कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल चेंजेस कॉज करता है तो इसको हम फिर एक्रोमेगली कहते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मली स्पॉट डायग्नोसिस इसका होता है, यानी इंस्टेंट डायग्नोसिस होता है। आप किसी फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो इंस्टेंटली आपको रिकग्नाइज करते हैं कि ओके आपको एक्रोमेगली, ठीक है। अच्छा, ये एक क्योंकि अनकॉमन कंडीशन है और फिजिकल चेंजेस में होती भी स्लोली एंड ग्रेजुअली है, तो समटाइम्स ये होता है कि 10-10, 12-12 साल लग जाते हैं इस कंडीशन को डायग्नोज होने के, ठीक है। इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक्रोमेगली की अगर हम इटियोलॉजी को कहें तो स्पोरेडिक होती है। स्पोरेडिक का मतलब ये होता है कि समथिंग व्हिच अकर्स एट इरेगुलर इंटरवल्स, जो बहुत रेगुलरली नहीं होती या बहुत कंसिस्टेंटली कोई चीज नहीं होती, ठीक है। तकरीबन 5% जो केसेस होते हैं एक्रोमेगली के, उनके अंदर या तो मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेशिया टाइप 1 होता है या फेमिलियल एक्रोमेगली होती है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम बहुत डिटेल से लास्ट चैप्टर में ये टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेशिया टाइप 1 और टाइप 2 ये क्या होता है। फेमिलियल एक्रोमेगली बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है जिसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर 50% चांस होता है कि वो डिफेक्टिव जीन को कैरी करेंगे अगली जनरेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर पेनिट्रेंस इनकम्प्लीट हो, पेनिट्रेंस इनकम्प्लीट का मतलब है कि इवन अगर आपको जीन मिल भी रही है पेरेंट्स से, तो हो सकता है आपको डिजीज ना हो, ठीक है। तो यानी इसकी जो पेनिट्रेंस होती है वो इनकम्प्लीट होती है। ये नहीं जरूरी नहीं है कि हर वो बंदा जिसको एक्रोमेगली वाली जीन पेरेंट्स से मिली है उसको एक्रोमेगली का प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, यानी जब आपको जीन मिल भी जाए पेरेंट्स की तरफ से तो आपके अंदर वो कंडीशन, वो डिजीज डेवलप ना हो। जनरली जो कंडीशन है पेशेंट्स को उनकी टीन्स के अंदर या अर्ली एडल्टहुड के अंदर हो रही होती है स्टार्ट, और जो इनका प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन है वो भी ऐसे पेरेंट्स में नॉर्मली ज्यादा होती है। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो एक्रोमेगली बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय सोमैटोट्रॉफ एडिनोमास ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सोमैटोट्रॉफ एडिनोमास क्या होते हैं? एडिनोमा आपको पता है बिनाइन ट्यूमर होता है जो एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट होता है। सोमैटोट्रॉफ एडिनोमास का मतलब ये है कि ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग जो एडिनोमा, ठीक है ना। अच्छा, और सोमैटोट्रॉफ सेल्स जो हैं वो तकरीबन पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स हैं उसका हाफ जो है वो सोमैटोट्रॉफ सेल्स होते हैं। यानी आप कह सकते हो 50% जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स हैं उसमें से 50% सोमैटोट्रॉफ सेल्स, ठीक है। बहुत कम ओकेजनली ऐसे भी होता है कि एक्रोमेगली नॉन पिट्यूटरी ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि एक्टोपिक ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन होती है। एक्टोपिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी टर्म के लिए हम यूज करते हैं जो एबनॉर्मल प्लेस या एबनॉर्मल पोजीशन के अंदर हमारे होती है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज को कहते हैं एक्टोपिक से हम डिनोट करते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी माइट भी आपने सुनी, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि जब प्रेगनेंसी यूट्रस के आउटसाइड द यूट्रस हो, जब तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली आउटसाइड द यूट्रस नॉर्मली फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा जी,
अब होता किस तरह से है बेसिकली, इसका मैकेनिज्म क्या है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो बाइंड कर लेता है जो लिवर के अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के रिसेप्टर्स हैं उनको। जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है उसका रोल होता है सेल डिवीजन के अंदर और सेल डेथ के अंदर, और प्लस उसके जो मेजर इफेक्ट्स हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स यानी वो वाले सेल्स जो बोन फॉर्मेशन करते हैं उनके अंदर रोल होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ एडिपोज टिश्यू के अंदर भी रोल होता है टू हेल्प प्रोड्यूस फैट मास, और मसल्स के अंदर भी रोल होता है इंक्लूडिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है जी। ये बल्कि अगर आप ये देखो फिगर 6.1 तो इसके अंदर ये मैकेनिज्म बड़े अच्छे से बताया भी हुआ है। नीचे IGF-1 के रोल्स बताए हुए हैं एडिपोज टिश्यू में, मायोब्लास्ट के अंदर, पेरिफेरल टिश्यू वो जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ऊपर IGF-1 लिवर सेल्स के साथ जहाँ पे जैसे बाइंड कर रहा है वो बताया हुआ है, ठीक है। तो आप इस फिगर को भी देख सकते हैं। फिर जनाब क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, आर्थ्राल्गिया होता है यानी पेन इन जॉइंट्स, स्वेटिंग होती है, प्रोफ्यूज किस्म की पोलीयूरिया यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पोलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा, जब ऑब्वियसली पोलीयूरिया होता है तो पोलीडिप्सिया भी नॉर्मली उसको कंपनी करता है, जब प्यास बहुत ज़्यादा लगती है उसके अंदर डायबिटीज़ या हाइपरग्लाइसीमिया नॉर्मली ज़्यादा होता है। फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है। हाँ, फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी या इम्पोर्टेंस भी काफ़ी हद तक हो सकती है, बल्कि मेल्स के अंदर भी इम्पोर्टेंस काफ़ी हद तक हो सकती है क्योंकि हाइपोगोनाडिज्म होता है, उनके गोनाड्स जो हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं। फिर इसी तरह से टिंगलिंग फिंगर्स हो सकती हैं, मसल वेस्टिंग होती है, मसल वेस्टिंग नॉर्मली कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से होती है, डे टाइम ड्राउजीनेस भी कॉमन होती है क्योंकि स्लीप एपनिया होता है ऐसे पेशेंट्स को। जो इनिशियल प्रेजेंटेशन है एक्रोमेगाली की, दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम मैस इफेक्ट फ्रॉम पिट्यूटरी ट्यूमर कॉजिंग हेडेक और विजुअल फील्ड इफेक्ट, यानी एक मैस इफेक्ट होता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होता है, उस ट्यूमर की वजह से या तो हेडेक हो रहा होता है या फिर विजुअल फील्ड इफेक्ट। मैं अगेन बार बार टर्म्स को, विजुअल फील्ड इफेक्ट फॉर एग्जांपल जो टर्म है हम ऑलरेडी इसको पिछले चैप्टर्स के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इसको मैं दोबारा से टच नहीं कर रहा। अगर आपको नहीं याद ये टर्म क्या होती है, कहाँ पे यूज होती है, तो आप जाके पिछले लेक्चर्स को दोबारा से, वो सारे यूट्यूब के ऊपर है, आप उसको देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से किसी और पिट्यूटरी हार्मोन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर। और थर्डली ये कि एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन के जो विसरल टिश्यूज और बोन्स के ऊपर इफेक्ट्स हैं वो भी हमें ज्यादा नजर आते हैं, ठीक है। जब एक्रोमेगाली को हम ट्रीट करते हैं तो जो सॉफ्ट टिश्यूज वाले फीचर्स हैं वो काफी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं, लेकिन जो बोन्स से रिलेटेड फीचर्स हैं वो उसी तरह रहते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और जो एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन है वो नॉर्मली एसोसिएटेड होता है कोलोनिक पोलिप्स के साथ और कैंसर के साथ, ठीक है। सो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये इस फिगर में क्लिनिकल फीचर्स दिए हुए हैं एक्रोमेगाली के। अगर हम बॉटम से स्टार्ट करें तो जनाब ऑस्टियोआर्थराइटिस है पेशेंट को, स्वेटिंग है, हैंड्स एंड फीट उसके स्पेड शेप हैं, फिर कार्पल टनल सिंड्रोम है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोमेगली यानी दिल का बढ़ जाना वो है, फिर जनाब प्रोग्नेटिज्म है जिसके अंदर जॉज जो है वो बहुत प्रोमिनेंट, आप बात करते हैं तो आपको अलहदा से जैसे हिलते हुए नजर आते हैं, मैक्रोग्लोशिया है, ग्लोसाइटिस एक टर्म यूज होता है जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग जिसको कहते हैं, तो ग्लॉसी जो टर्म है वो दैट इज समथिंग एसोसिएटेड विद टंग, तो मैक्रो मींस बिग लार्ज, तो एनलार्ज टंग जिसको हम कहते हैं। फिर इंटरडेंटल सेपरेशन यानी दांतों के दरमियान में बहुत सारा गैप होता है। फिर जनाब प्रोमिनेंट सुप्रा ऑर्बिटल रिज या ब्रो होती है जो हमारी आई सॉकेट्स के ऊपर जो बोनी रिज होती है वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं एक्रोमेगाली। अच्छा, डायग्नोस्टिक अप्रोच के अंदर एक तो हमने पहले डिस्कस किया था कि हमेशा जो है वो स्पॉट डायग्नोसिस होता है। जब आप फिजिशियन को फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वो इनिशियली आपको स्पॉट डायग्नोसिस करता है कि ओके इस पेशेंट को एक्रोमेगाली है। दूसरी बात ये कि जब आप पेशेंट्स को देखें हाइपरटेंशन के साथ या डायबिटीज के साथ
या कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ फॉर दैट मैटर, तो आप जरूर उसको एज अ फिजिशियन, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमें ये चाहिए कि हम उसको एक्रोमेगली के लिए जरूर कंसिडर करें। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो इसका जो डायग्नोसिस का कंफर्मेशन है वो ग्रोथ हार्मोन की हम मेजरमेंट करते हैं जो सप्रेस व्हिच फेल्स टू सप्रेस विद ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, और इसी तरह से जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, उसी तरह से हमारा जो है बेसिकली ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर उसकी जो सप्रेशन है वो फेल हो जाती है। ठीक है, फिर इसी तरह से इसके साथ साथ जनाब जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है उसकी भी उसकी भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। हमने अभी डिस्कस किया कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर लिवर में प्रोड्यूस होता है। सो जो हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट है वो ऑल्टर हो सकता है। हाँ, लेकिन ये बात याद रखिए कि लिवर फंक्शन टेस्ट का ऑल्टर होना वो हमें फॉल्स नेगेटिव की तरफ भी लेके जा सकता है, क्योंकि वो किसी और वजह से भी ऑल्टर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर हमारा ग्रोथ हार्मोन मेजरमेंट का टेस्ट नॉर्मल आया है तो हम एक्रोमेगली को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो पल्सेस के अंदर सिक्रीट होता है। ठीक है, और कम से कम 20% जो है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटिंग एडिनोमास वो प्रोलैक्टिन को भी को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सो इस वजह से हम प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन को भी मेजर करते हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर। प्रोलैक्टिन क्या होता है? प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो हमारा अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड ही प्रोड्यूस कर रहा होता है, और प्रोलैक्टिन बेसिकली वो वाला हार्मोन है जो ब्रेस्ट की ग्रोथ में हेल्प करता है और मिल्क की सिक्रीट करने में, मिल्क को एक्सप्रेस करने के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, वंस बेबी इज बॉर्न। ठीक है, और प्रोलैक्टिन की स्मॉल अमाउंट्स मेल्स के अंदर भी होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स के। फिर इसी तरह से जनाब जो बाकी पिट्यूटरी फंक्शंस हैं उनको भी हम चेक करते हैं, सो दैट अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म है तो वो भी हम उसको एक्सक्लूड कर सकें। वंस ये फिर हम बायोकेमिकल टेस्ट कर लेते हैं तो फिर हम पेशेंट का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एमआरआई करते हैं। मैनेजमेंट के लिए 3 ऑप्शंस हैं। वी हैव गॉट द ऑप्शन ऑफ सर्जरी, फिर हमारा ड्रग थेरेपी का ऑप्शन है, और फिर हमारा रेडियोथेरेपी का ऑप्शन है। सर्जरी की अगर हम बात करें तो ट्रांसफिनोइडल सर्जरी वो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, सो दैट हम पिट्यूटरी जो ट्यूमर है हम उसको रिमूव कर सकें, और जब वो रिमूव होगा तो हमारा जो IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है उसकी कंसंट्रेशन नॉर्मलाइज हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन है वो रिमूव हो रहा है। अच्छा, फिर जनाब जो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ट्रांसफिनोइडल सर्जरी करते हैं तो उसकी कुछ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? एक तो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक हो सकता है, जिसको नॉर्मली ऑपरेशन सर्जरी के टाइम पे रिपेयर हो जाता है, बट स्टिल मेनिंजाइटिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस हम कहते हैं जब हमारी स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हो जाती है of protective membranes which cover the brain and spinal cord, तो मेनिंजाइटिस कहते हैं। नॉर्मली बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन, ठीक है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि इंजरीज की वजह से, कैंसर्स की वजह से, समटाइम्स कुछ ड्रग्स की वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकते हैं। फिर जनाब इसी तरह से डायबिटीज इंसिपिडस टेम्पररी या परमानेंट, ये भी एक ट्रांसफिनोइडल सर्जरी का साइड इफेक्ट होता है। डायबिटीज इंसिपिडस आपको पता है एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, और जाहिर है उसके साथ साथ इंक्रीज्ड थर्स्ट भी होती है, आपको बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही होती है, और एज मच एज 20 लीटर्स ऑफ यूरिन आप पूरे दिन के अंदर प्रोड्यूस करें। ठीक है जनाब, ओके। फिर लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, हाइपोपिट्यूटरिज्म भी हो सकता है, स्ट्रोक, हाँ स्ट्रोक भी बड़ा कॉमन होता है, एज अ साइड इफेक्ट स्ट्रोक भी हो सकता है। मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो 3 तरह की मेडिकेशन हम इसके अंदर यूज करते हैं। नंबर 1 इज सोमैटोस्टेटिन एनालॉग्स, नंबर 2 इज डोपामीन एगोनिस्ट, और नंबर 3 ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट आपको पता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, एंटागोनिस्ट वो वाले ड्रग्स होते हैं
जो पर्टिकुलर हार्मोन को या फिनोमेना के अगेंस्ट काम करते हैं। एगोनिस्ट वो वाले होते हैं जो उसके फेवर के अंदर काम करते हैं। सोमैटोस्टेटिन एनालॉग्स हम जनरली मंथली इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं और वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में रिलीज हो रहा होता है उसको रिलीज होने से रोकते हैं। एक प्रॉब्लम भी होता है सोमैटोस्टेटिन एनालॉग से कि जनाब वो पैनक्रियाटिक या जीआई फंक्शन को भी इनहिबिट करते हैं। तो कुछ जो पेशेंट्स होते हैं जिनको हम सोमैटोस्टेटिन एनालॉग्स देते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि उनका डायरिया इंटॉलरेबल हो जाता है, बहुत सीवियर किस्म का डायरिया। फिर जनाब इसी तरह से हम डोपामीन एगोनिस्ट देते हैं जैसे कि ओरल केबरगोलिन, वो एक चीपर ऑप्शन है और तकरीबन 10% पेशेंट्स में इफेक्टिव है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे हमने कहा था हम ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागनिस्ट भी देते हैं। ये एक्सपेंसिव ऑप्शंस हैं, पेग्लिसोमेंट वगैरह, और ये ऐसे पेशेंट्स के लिए हम थर्ड ऑप्शन के तौर पर रखते हैं जो सोमैटोस्टेटिन एनालॉग या डोपामिन एगोनिस्ट से जिनका प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो। मेडिकेशन हम यूज तब करते हैं जब हमारा या तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट के अंदर सर्जरी इज नॉट अ वायबल ऑप्शन, उसके लिए वन फिट है, फिर या हम देखते हैं कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी से नहीं होगा ठीक, या फिर हम ये देखते हैं कि सॉफ्ट टिश्यूज की स्वेलिंग उसको हमने कम करना है या ट्यूमर को हमने श्रिंक करना है और सर्जरी से पहले, सो दैट फिर जाहिर है अगर ट्यूमर बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगा तो उतना ही सर्जरी मुश्किल होगी। अगर हम प्री ऑपरेटिव सर्जरी से पहले इन मेडिकेशन के साथ ट्यूमर को थोड़ा सा साइज में कम कर सकें, श्रिंक कर सकें, उसके बाद सर्जरी करना फिर रिलेटिवली इजी हो जाए। फिर जनाब रेडियोथेरेपी की हमारे पास ऑप्शन होती है। रेडियोथेरेपी को हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं टू कंट्रोल ग्रोथ हार्मोन एक्सेस, लेकिन ये है कि रेडियोथेरेपी के अपने साइड इफेक्ट्स हैं जो इट कुड टेक इयर्स टू ओवरकम दोस साइड इफेक्ट्स। ठीक है, और उसके साइड इफेक्ट्स के अंदर नॉर्मली फिर ये हाइपोपिट्यूटरिज्म की तरफ ले जा सके। प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो एक्रोमेगली अगर एक्टिव है तो 2 टाइम्स मोर्टेलिटी या डेथ रेट इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि एक्रोमेगली वाले पेशेंट्स के अंदर सीवीडी होने का चांस, इस्केमिक हार्ट डिजीज, कार्डियोमायोपैथी, ये वाले चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस्केमिक हार्ट डिजीज आपको पता है ये एक कंडीशन होती है जिसके अंदर रेकरिंग चेस्ट पेन होता है आपको जब आपका हार्ट इनफ ब्लड रिसीव नहीं कर रहा होता। ठीक है, कार्डियोमायोपैथी कंडीशन डिजीज ऑफ हार्ट मसल्स जिसके अंदर आपके हार्ट के लिए ब्लड को पंप करना इट बिकम्स हार्डर एंड हार्डर डे बाय डे। ठीक है जनाब, इसी तरह से इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिजीजेस सच एज स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, फिर डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, कोलोन कैंसर वगैरह ये भी ज़्यादा। अच्छा जी, फिर वो ये कह रहे हैं कि जब आपका एक्रोमेगली ट्रीट हो भी जाता है, इवन उसके बाद भी पेशेंट्स को हम फ्रीक्वेंटली बुलाते हैं एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हम उनका ये चाहते हैं कि एक्टिव एक्रोमेगली और ट्रीटेड एक्रोमेगली के अंदर डिफरेंशिएट कर सकें बाद में भी। सो दैट एक्टिव एक्रोमेगली का मतलब है कि सॉफ्ट टिश्यू है, ज़्यादा पाम स्वेटी हैं, वो सारी सिम्टम्स हमने भी डिस्कस किए थे। ट्रीटेड एक्रोमेगली का मतलब है कि सॉफ्ट टिश्यू वाले इश्यूज रिजॉल्व हो गए, सिर्फ बोनी फीचर्स में जो इश्यूज हैं वो उनके उसी तरह से हैं। तो पेशेंट्स को हम रेगुलरली एग्जामिनेशन के लिए बुलाते हैं। टेबल 6 पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। एम्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एक्रोमेगली, सिंपल सा टेबल है। ट्यूमर रिमूव करने के लिए ये है, हम किस लिए करते हैं कि हमारा जो मैस इफेक्ट है वो कम हो सके, ग्रोथ हार्मोन नॉर्मलाइज हो सके। क्लिनिकल सिम्टम्स को हम क्यों रिमूव करते हैं, सो दैट हेडेक्स और क्लिनिकल सिम्टम्स इंप्रूव हो सके। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को हम नॉर्मलाइज क्यों करते हैं या ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन को नॉर्मलाइज क्यों करते हैं, सो दैट डेथ का जो रिस्क है वो कम हो सके। रेकरेंस को प्रिवेंट करने का मकसद ये होता है कि हमारा जो एडिशनल ट्रीटमेंट का नीड है वो कम हो सके, और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को ऑब्वियसली हम इसलिए ट्रीट करते हैं कि
जैसे परसिस्टेंट आर्थराइटिस है इन पेशेंट्स में, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्रोमेगाली। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क, अदरवाइज फिर ये है कि हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। ठीक है बेटा, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर है भी तो फर्दर हम इसको कल इंशाल्लाह लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम प्रोलैक्टिनोमा स्टार्ट करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। और कल बेटे आपका क्विज भी है, रिमेंबर, याद है ना आपको, आप लोग को ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, क्विज में प्लीज एब्सेंट किसी ने नहीं होना प्लीज। कल के क्विज में, कल वाला क्विज का मैं मेकअप दोबारा नहीं लूंगा, क्योंकि एक मेकअप ऑलरेडी मैंने दोबारा लेना है, बार बार तो बेटे मैं नहीं ले सकता। कल का क्विज इंशाल्लाह जो लाइव देगा वही देगा, अदरवाइज कोई मार्क्स किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। और नेक्स्ट फ्राइडे को आपने आखिरी असाइनमेंट भी आपकी सबमिट कर दी। ठीक है, मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है बेटे, ओके, अल्लाह।